Hello everyone, I welcome you all once again to Diplomacy of UPSC, and in this video we are going to start the defense and security of September month. ठीक है, थोड़ा delay चल रहा है but it's just a matter of time. All the things will get in perspective and that's a burden of me, not yours. ठीक है, and I'll surely take care of it. ठीक है, so इस टॉपिक में हम लोग डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है, जो भी न्यूज़ है उसको कवर करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ प्री थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका मेंस में, बट आजकल सिक्योरिटी में एंड इवन इन डिफेंस क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में. ठीक है, और इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो इन द पोर्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो हमें कवर अप करने हैं. मणिपुर डिमांड्स फ्रीजिंग ऑफ वीजा फ्री एंट्री फ्रॉम म्यांमार. म्यांमार में जो कू चल रहा है उसी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस उमड़ के आए इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. सो विल लुक इनटू दिस. NIA confiscate the properties of Sit for Justice founder विपत्विन सिंह पन्नू. ठीक है, ये पन्नू का जो प्रॉपर्टीज है NIA आफ्टर जो भी उससे वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा था कि पार्लियामेंट पे अटैक करेगा या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल को वो उसके फाइनल पे अटैक करेगा, एयर इंडिया का फ्लाइट को वो बॉम्बिंग करेगा. सो वॉट एवर द केस वॉज, उसके बाद NIA ने एक्शन लिया है और इसके प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, द थर्ड इज फेकी कैस्केड रिपोर्ट्स ऑन द इलीगल ट्रेड. इस इशू पर एक आर्टिकल है. ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स वो अटेंड करेंगे काउंटर टेरर विद मिशन. ठीक है, IAF इंडियन एयरफोर्स टेक द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट C295. क्या है हम इसे देखते हैं. 13th कॉन्फ्रेंस हुआ इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस. ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है आफ्पा एक्ट को इन द पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर द 6 months. उसके ऊपर हम देखेंगे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, जिसकी वजह से आफ्टर द पुलिस एक्शन बाय द ऑर्डर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके एक्शन के बाद ऑपरेशन पोलो को कंडक्ट किया गया था. उसी का एक 75th एनिवर्सरी है. ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे. इट्स ब्राइट स्टार 23 इसके ऊपर एक आर्टिकल है. एंड इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है एक्सरसाइज त्रिशूल, इसके बारे में भी एक आर्टिकल है. विल लुक इनटू दिस. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी और हमारा पहला आर्टिकल है मणिपुर डिमांड्स फ्रीजिंग ऑफ वीजा फ्री एंट्री फ्रॉम म्यांमार. ठीक है, सो अभी म्यांमार में क्या चल रहा है. म्यांमार में भी सिविल वॉर की सिचुएशन है. ठीक है, म्यांमार में भी सिविल वॉर की सिचुएशन है. वहां की जो मिलिट्री है, मिलिट्री ने सत्ता को हासिल कर लिया है करीबन 1 से 2 साल पहले. और वहां की जो सबसे सुप्रीम लीडर थी आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया गया है. और मिलिट्री ही सभी मतलब पूरे कंट्री को गवर्न कर रही है एज ए सिंगल होल आइडेंटिटी. उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज का क्राइसिस आ रहा है. कैसे आ रहा है, क्योंकि आप देखे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और म्यांमार ये दोनों का बॉर्डर लगता है. लेट मी शो यू द मैप. आई थिंक मैप दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको मैप शो करता हूँ. ठीक है, आई थिंक दिस वन इज द मोर, आई थिंक इट्स विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू. मैं यहाँ पे मार्क तो नहीं कर सकता बट आप यहाँ पर देखो अरुणाचल में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है. नागालैंड का 250 किलोमीटर का बॉर्डर. मणिपुर 398, वहाँ पर अभी कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आपका मिजोरम हो गया 510 किलोमीटर का बॉर्डर. त्रिपुरा का नहीं लगता है बिकॉज त्रिपुरा इज इन द इनलैंड. और उसके बाद नीचे बांग्लादेश का भी थोड़ा सा एरिया आता है जो म्यांमार से लगता है. ठीक है, इस स्टैंडर्ड मैप में देखें सो आई थिंक इट्स नॉट विजिबल. कोई और मैप अगर हमें मिल जाए तो बेटर होगा. हाँ, यहाँ पर हम कुछ इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला देखो, ये जो ग्रे वाला बॉर्डर है, ये जो ग्रे वाला बॉर्डर है, दिस इज द ग्रे बॉर्डर ऑफ इंडिया. ठीक है,
यहाँ पर ये ऑरेंज वाला पोर्शन इज मार्क्ड एंड इट इज द टेरिटरी ऑफ म्यांमार, ठीक है। उससे बगल में फिर बांग्लादेश। तो ये चार जो सबसे बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो इन बॉर्डर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, इन स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है मणिपुर के साथ। उसकी वजह से जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो आ चुका है कहाँ पर, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सो मणिपुर ने ये डिमांड किया है कि वो फ्रीज कर दे वीजा फ्री एंट्री फ्रॉम म्यांमार, ठीक है। अब इस न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। The Manipur state government has requested the center to permanently bind up the free movement of regime along the Myanmar-Indo border. Myanmar-Indo border का बात करें, it's run for 1643 kilometers, याद रहे तो ठीक है। You can quote it in the answer writing in the Indo-Myanmar relation का question, ठीक है। Arunachal Pradesh का 520 and it is the largest. Nagaland 215, it is the smallest. Manipur का 398 and Mizoram का 510. Demarcation of border, out of 1643 demarcation 1473 का हो चुका है। That means proper borders का division 1472 किलोमीटर का हो गया है। सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे पोर्शंस बचे हुए हैं जहाँ पे अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स हैं। उसमें से एक है लोहित सब सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो कि 136 किलोमीटर से है, एंड द सेकेंड इज कबाव वैली इन मणिपुर। और अभी जो स्टेट जो डिमांड कर रही है फ्रीजिंग ऑफ वीजा फ्री एंट्री फ्रॉम म्यांमार, ये भी मणिपुर ही डिमांड कर रही है। तो सबसे पहले ये आप याद रखना कि कहाँ कहाँ पर आपका है, इट इज इन द लोहित सब सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड कबाव वैली ऑफ मणिपुर, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स अलॉन्ग द बॉर्डर, सबसे पहले तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट। ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, अभी तो नहीं है बट हिस्टोरिकली काफ़ी हद तक रहा है। जैसे कि ग्रेटर नागालैंड बनाने की जो मूवमेंट थी, जिसमें कि कंप्राइज किया जा रहा था पूरे इंडिया ऑफ एरियाज ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, कि हमें ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। उसी तरह से बोडोलैंड की बात हुई थी, और भी वेरियस सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुई है नॉर्थ ईस्ट से रीजन में, है ना। Second security concern is the support to the insurgent and the terrorist in India. Many of the insurgent in the northeastern states of India have ties with the groups in Myanmar who provide political backing, economic assistance and logistic support, military training and arms supply, ठीक है। सो इन सभी की वजह से जब इनका मिलिट्री और बाकी सब तरीके का फाइनेंशियल बैकिंग है विद द टेररिस्ट ग्रुप इन म्यांमार, उसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इंसर्जेंट्स एंड द टेररिस्ट विल हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एज वेल एज द पोरस बॉर्डर्स, ये एक सेफ हेवन का काम करती है इंसर्जेंट्स को। क्योंकि आप देखो, अगर आप कभी कोई मूवी अगर देखना, जैसे एक मूवी आई थी उरी, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। उरी में जो फिर सबसे पहले तो अटैक होता है वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। वहाँ पर एक कॉन्वॉय को अटैक किया जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्होंने काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किया था वहाँ पर, और उस पूरे इंसिडेंट को दर्शाया गया उस मूवी में। सो बहुत अच्छी सीन है। आप वहाँ से रिलेट करो कि वो जो एरिया है वो काफ़ी ग्रीनी एरिया है ना, फॉरेस्ट्री से भरा हुआ एरिया है। और इन सभी में क्या होता है कि ये जो एरियाज होते हैं इनको पोरस बॉर्डर कहा जाता है, बिकॉज वो बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन्स और फिर जो फॉरेस्ट्री टाइप का एरिया होता है उस वजह से। इसीलिए सेफ हेवन का काम करते हैं। हेवन मीन्स एक ऐसा जगह जहाँ पर इंसर्जेंट्स को कोई भी तरीके की दिक्कत ना महसूस होती हो, ठीक है। सो ये सेफ हेवन की तरह भी काम करते हैं, जो ये पोरस बॉर्डर है इसकी वजह से, ठीक है। नार्कोटिक स्मगलिंग का भी केस आता है। इंडिया जो है गोल्डन ट्रायंगल के बीच में लाई करता है, दैट इज नॉर्दर्न थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। आई थिंक आई नीड टू शो यू अगेन द मैप। गोल्डन ट्रायंगल, आप ये देख पा रहे हो, देखिए आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फिर ये रेड कलर में डिमार्केटेड है म्यांमार का कंट्री, ग्रीन में लाओस, एंड इन दी ऑरेंज काइंड ऑफ कलर इट इज थाईलैंड, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज को मिला करके ये जो ट्रायंगल टाइप का शेप है, वी कॉल इट एज अ गोल्डन ट्रायंगल। इससे क्या होता है कि दिस गोल्डन ट्रायंगल
नॉर्दर्न थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। यहाँ पर रैम्पेंट ड्रग प्रोडक्शन होती है, नारकोटिक्स का ये हब है, ड्रग्स का ये हब है, और जितनी तरह की इलीगल ड्रग से रिलेटेड काम होते हैं इस गोल्डन ट्रायंगल में होते हैं। तो आप देखो कि ये जो बॉर्डर है, इंडिया इसमें कितने मतलब कम डिस्टेंस पर है कि नहीं। देखो यहाँ पर इसका बॉर्डर इंडिया का काफी हद तक इस गोल्डन ट्रायंगल वाले रीजन में लाई कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया बिकम्स वल्नरेबल टू ड्रग्स स्मगलिंग। एग्रीड कि जब इतने नजदीक में आपके ड्रग्स स्मगलिंग हो रहे हैं, ड्रग्स और नारकोटिक्स से इतना बड़ा धंधा हो रहा है, तो उस समय इंडिया के ऊपर नारकोटिक्स स्मगलिंग का इशू आ जाता है। तो ट्रैफिकिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स फ्रॉम म्यांमार इज अ कंसर्न। ठीक है, जो मेन कंसर्न है इट इज द इश्यू ऑफ रेफ्यूजीज एंड द इलीगल माइग्रेंट्स। मिलिट्री कू हुआ म्यांमार में 1 ऑफ फेब 2021 में। जुंता गवर्नमेंट तो थी, उन्होंने लॉन्च किया कैंपेन टू परसिक्यूट दी कुकी चिन पीपल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो म्यांमारी ट्राइबल्स हैं, ठीक है, वो पुश हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंडिया में, और बेसिकली इन द रीजन्स ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट में वही रीजन लाई करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो काफी हाई ऊपर में है। फिर आपका व्हाट द अदर स्टेट वाज, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड भी जो है वो उससे थोड़ा ऊपर में। सबसे नजदीक में कौन कौन से दो स्टेट्स हैं? इट इज द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, इस रीजन की वजह से जो रिफ्यूजीज हैं, इलीगल रिफ्यूजीज एज वेल एज द इलीगल माइग्रेंट्स, इनका इन्फ्लक्स जो इंडिया में हो रहा है वो काफी हद तक बढ़ जा रहा है। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज अलॉन्ग द इंडो म्यांमार बॉर्डर, fondly known as the Friends of the Northeast People, Assam Rifle is deployed in the Northeast for guarding the Indo-Myanmar का बॉर्डर। ठीक है, सो कौन सी आर्मी का डिविडेंट इसमें काम करता है, डिवीजन काम करता है? इट इज द असम राइफल्स। ठीक है, मॉडर्न वेपन फॉर सर्वेलियंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, तो इसमें मॉडर्न वेपन की बात करें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल एज वेल एज बैटल फील्ड सर्वेलेंस रेडार, लेजर रेड फाइंडर, और ये तीनों जो सर्विलेंस से वेपन्स है ये सभी को यूज किया जाता है कहाँ पर? इंडो म्यांमार के बॉर्डर पे। बॉर्डर फेंसिंग भी किया गया है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को चेक किया जा सके, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड्स इसको चेक किया जा सके, इसको रोका जा सके, इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही है इनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कंप्रिहेंसिव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसको भी अंडरटेकिंग किया गया है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग द इंडो म्यांमार बॉर्डर इसको भी इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि जो आर्मी की पेट्रोलिंग है, ठीक है, आर्मी की पेट्रोलिंग इसमें इंक्रीज हो सके और इंडिया अच्छे से टैकल कर सके अपने बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज को। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसको बहुत ज्यादा बैठाया गया है एट मेजर एंट्री पॉइंट ऑन आवर लैंड बॉर्डर्स। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क को लॉन्च किया गया है इन द बॉर्डर एरियाज, और ये MHA के द्वारा भी लिया गया है एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी लिया गया है। ठीक है, सो ये जो प्रोग्राम है BADP, ठीक है, ये पार्ट है कंप्रीहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये बॉर्डर मैनेजमेंट के कुछ हैं आपके पॉइंट्स, इनको आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपको ये प्री में भी पूछ सकता है ये कौन कौन से मॉडर्न वेपन से सर्वेलियंस और बॉर्डर सिक्योरिटी की जा रही है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार एंड लेजर रेंज फाइंडर। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल, हु दे आर कॉल्ड, दे आर द असम राइफल्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डू हैव अ लुक ऑन इट और आप इसे याद करो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। सिट्स फॉर जस्टिस का जो फाउंडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके बहुत सारे हाउसेज हैं, लैंड है, इसको कॉन्फिस्केट किया गया है बाय द NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, सो पन्नू की बात करें तो ये एक US बेस्ड लॉयर है ऐसा बोला जाता है, और ये फाउंडर है सिट्स फॉर जस्टिस जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
यूएपीए का बात करें जिसके अंडर में इस पूरे इंसिडेंट को कैरी आउट किया जा रहा है, सो यूएपीए को 2019 में अमेंड किया गया था और इससे जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं उनको ये पावर दी थी कि आप रेड्स को कंडक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन सीज द प्रॉपर्टीज और ऑफ whoever who is suspected to be linked to the terrorist activities। ठीक है, उससे पहले एनआईए के ऑफिसर को इस तरीके की पावर्स नहीं दी। The NIA does not have to take permission from the DGP of the state. The investigation officer only requires actions sanction from the Director General of NIA। So इससे क्या हो गया कि जब आपको डीजीपी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स आप मोर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अमृतसर एंड चंडीगढ़ ये दो ऐसे जगह हैं जहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अमृतसर कहाँ आता है? पंजाब में आता है। ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, एंड इन द सेंटर इट इज द बीजेपी लेड एनडीए हु इज इन द पावर। ठीक है, सो एनआईए कम्स अंडर बीजेपी, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सो हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये एनआईए को परमिशन ना दे, क्योंकि इससे पहले जो रेड्स कंडक्ट करने की पावर थी इसमें आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट आपको उनसे परमिशन लेना था। सो दिस कम्स अंडर द आम आदमी पार्टी, हो सकता है वो परमिशन ना दे, बट आफ्टर द 2019 का अमेंडमेंट दिस एनआईए अब इनको इस परमिशन को लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये पूरा नेक्सस ही खत्म हो गया। अब एनआईए जिससे भी चाहे वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, रेड्स कंडक्ट कर सकती है, बस इसको परमिशन लेना है अपने डायरेक्टर जनरल, ठीक है, किसका? एनआईए का, है ना। सो एनआईए अपने ऑफिसर्स को तो परमिशन दे ही देगी। सो इससे जो इंडिपेंडेंस है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इनके वर्किंग में भी एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा आफ्टर दिस अमेंडमेंट। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड and enacted, this was enacted by the 2008 का that is NIA Act। और ये जो एजेंसी है डिस्टेंटेड सो मोटो कॉन्जिसेंस ऑफ द टेरर एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है सो मोटो का? मान लो फॉर एग्जांपल कोई अटैक होता है, फॉर एग्जांपल पुलवामा में 2019 में बहुत ही डेडली अटैक हुआ था and many of our brave soldiers lost their life, they martyred for the country, वो शहीद हुए थे। सो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक कंडीशन दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक एनआईए को नहीं बोला, मे बी द अदर एजेंसी और द जेएनके पुलिस वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती इस इंसिडेंट को, बट अभी तक गवर्नमेंट ने इन्हें इंडिकेट नहीं किया या फिर इन्हें ऐसा नहीं कहा। बट एनआईए को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ 2008 के द्वारा पावर मिली गई है, ये सू मोटो एक्शन ले सकते हैं। दैट मीन्स बिना गवर्नमेंट के आदेश का ये टेरर एक्टिविटीज के जो केसेस हैं उसको कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इसका मतलब क्या है कि जो पावर है ऑफ द एनआईए इट इज वेरी लार्ज। ठीक है, दे कैन इंटर एनी स्टेट विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट द पीपल। एट प्रेजेंट एनआईए का जो फंक्शनिंग है ये फंक्शन करते हैं एज सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, दैट मीन्स इट इज द प्रीमियर एजेंसी टू टेक द एंटी टेरर ऑपरेशंस इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस इन द काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस एट द नेशनल लेवल। इसके अलावा ये डेटरेंस क्रिएट करते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। जुरिडिक्शन का बात करें, सो द प्रोविजंस ऑफ एनआईए एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो भी इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड द कंट्रीज है उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो अप्लाई होता ही है, इसके अलावा जो भी इंडियन सिटीजन्स हु आर आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली एंड द नोडल मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है,
फंक्शन की बात करें तो इजी फंक्शन है, इन डेप्थ प्रोफेशनल, इजी मतलब हमारे पढ़ने के लिए इजी है। इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, इसको कैरी आउट करना। इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस, इसको इंश्योर करना। असिस्टिंग ऑल द स्टेट्स एंड द अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी टेररिस्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको असिस्ट करना और फिर कुछ तरह से हेल्प को पहुंचाना। ऑल्सो टू बिल्ड अ डेटाबेस ऑन ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड शेयर द डेटाबेस अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड द अदर एजेंसी। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2019। इसमें जो है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन द एनआईए एक्ट ऑफ 2008 उससे एक्सपैंड किया गया। एंड नाउ द इन्वेस्टिगेशन बॉडी कुड इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट। ठीक है। एजेंसी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को भी अब ले सकेगी। काउंटरफिट करेंसी, दैट मीन नकली करेंसी, दे कैन टेक दीज केसेस ऑल्सो। दे कैन टेक द केसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द प्रोहिबिटेड आर्म्स। ठीक है। दे कैन टेक द केसेस ऑफ साइबर टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक टर्म हो जाता है साइबर टेररिज्म। ठीक है। ऐसे टेररिज्म जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हमारे इंटरेस्ट को, हमारे कंट्रीज के इंटरेस्ट को हार्म करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसके सिस्टम्स को, सर्वर को उन्होंने हैक कर लिया, सारे डेटा ब्रीच हो गए। इन तरीके के जो अटैक से ये साइबर टेररिज्म में आएंगे। ठीक है। एंड they can investigate in the offenses under the Explosive Substances Act of 1908। इस अमेंडमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे कैन डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर द एनआईए का ट्रायल्स। ठीक है। और ये इनका वीटो पावर एक तरीके से कह सकते हैं, ये अपने मन से जब भी इनको करने का मन होगा दे कैन डू सो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एनआईए कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफजे दुर्पतवंत सिंह पन्नू, उसका जो लैंड है एज वेल एज हाउसेस, इसको कॉन्फिस्केट किया गया था बाय द एनआईए। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज फेकी कैस्केड रिपोर्ट्स ऑन इलीगल ट्रेड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल कम बैक इन 2 minutes। सो अभी एक रिपोर्ट निकली है एंड द रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज हिडन स्ट्रीम्स, लिंकेजेस बिटवीन द इलिसिट मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्लोज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिज्म। ठीक है। रिपोर्ट का काफ़ी भारी भरकम नाम है, बट हमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हम उसे देखते हैं। सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय फेकी कैस्केड। रिमेंबर द नेम, दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स आल्सो। की हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, सबसे पहले कि जो इलीगल इकोनॉमी इन इंडिया है, इट हैज एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 6.3। ठीक है। हर एक कंट्री में देर इज ऑलवेज अ पैरेलल इकोनॉमी गोइंग ऑन विद द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है। दैट इज द इलीगल इकोनॉमी। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वहां पर इलीगल इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी विल ऑलवेज रन। इंडिया में भी है, यूएस में भी है, चाइना में भी है, इवन स्मॉल कंट्रीज में। ठीक है। उनका एवरेज स्कोर आउट ऑफ द 122 कंट्रीज इज 5। इंडिया में एवरेज स्कोर इज 6.3, दैट इज हायर देन द इंटरनेशनल एवरेज। ठीक है। इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो, दैट इज वैल्यू गैप 2009 टू 2018, इसका बात करें तो ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। So India has faced approximate total potential revenue loss of $13 billion, ठीक है, involving both misvoiced imports and exports। ठीक है। तो आप जानते हो imports और import क्या होते हैं, import export क्या होता है। जब भी हम किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कोई प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, दैट इज इम्पोर्ट। हम अपने घर में कुछ बना रहे हैं, अपने कंट्री में कुछ बना रहे हैं, एंड वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू दी अनदर कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है। अब ये मेन चैनल से हो बाय द रूट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसे हम लोग नॉर्मल एक्सपोर्ट बोलते हैं, नॉर्मल इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है।
इसमें जो गवर्नमेंट है उसको एक्साइज ड्यूटी मिलती है, ठीक है। उसको इसमें बहुत सारे अदर टैक्सेस मिलते हैं, जैसे कि जीएसटी तो मिलता ही है, एज वेल एज जो एक्साइज ड्यूटी होती है आपका कस्टम्स ड्यूटी भी होती है। सो इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये नॉर्मल रूट है, जो लीगलाइज रूट है। इसके अलावा जो इलीगल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि मान लो आपका एक वेसल आ रहा है, प्राइवेट शिप आ रही है, उसमें से 100 kg या फिर 50 kg या 5 kg सोना को स्मगल करके ला दिया गया। अब उसमें तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और जो भी अदर अदर टैक्सेस होते हैं वो सब तो नहीं लगे। इसकी वजह से जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का है रेवेन्यू में जो लॉस होता है, दैट इज 13 बिलियन यूएस डॉलर, जो इंडिया को हुआ है बिटवीन द पीरियड ऑफ 2009 टू 2018। अल्टीमेटली आप सोचो, अगर इतना पैसा इंडिया में और एडिशनल आता, इसको वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जा सकता था, ठीक है। इसको लोन्स में डिसबर्स किया जा सकता था, इसको गवर्नमेंट और भी वेरियस चैनल्स में यूज कर सकती थी, जिससे कि भारतीय जनता का ही भलाई हो सकता था, ठीक है। सो इसे भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल से इशू है, ठीक है। टेरर एंड क्राइम, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस इन इंडिया। 2021 का बात करें सो इंडिया के इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन वायलेंस ये था 1170 बिलियन यूएस डॉलर इन द पीपीपी टर्म्स, और अगर परसेंटेज वे में हम इसे देखें तो 86% ऑफ द कंट्री जीडीपी बहुत ज्यादा हाई है। वायलेंस पर कैपिटा की बात करें सो इसका इम्पैक्ट जो था वो यूएस $841 ही है एट पीपीपी टर्म्स, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। आपको अल्टीमेटली इतना डेटा याद नहीं करना, बिकॉज याद नहीं रहेगा, बट आप कुछ कुछ डेटा को याद कर सकते हो, जैसे इस डेटा को आप याद कर सकते हो ताकि आंसर राइटिंग में आपका आंसर इनरिच हो जाए। ये एक इजी डेटा है, आप इसको याद कर सकते हो। बात ये 1170 बिलियन यूएस डॉलर है और फिर ये 841 यूएस डॉलर है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट आई थिंक, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंडियाज एग्रीगेट स्कोर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज लो 4.3 compared to the national average benchmark of 5.4। सो इस एक पर्टिकुलर चीज में इंडिया का थोड़ा कम है, ठीक है। क्रिमिनल नेटवर्क however has a stronger influence in India due to its significant role in the India crime organized crime scenario। ये तो हमें पता है, लगता भी है। आज से आप कुछ दशक पहले की बात करो, बॉम्बे में या फिर मुंबई में जो दाऊद इब्राहिम का जो पूरा नेक्सस या फिर वो चलता था, जिसमें कि जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, I'll not take the name, but ultimately they used to pay royalty to the दाऊद इब्राहिम और फिर छोटा शकील एंड ऑल, जो भी इस तरीके से क्रिमिनल्स और गैंगस्टर थे, इंडिया में नहीं थे। अल्टीमेटली दे वर द पाकिस्तानीज, पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट थे, बट आप सोचो पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट्स का इतना डीप कनेक्शन वॉज इन इंडिया, सो व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट वाज, ठीक है। तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। एट प्रेजेंट हम बोल सकते हैं कि हाँ काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बट इट इज़ नॉट नेग्लिजिएबल और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1990s से ही अराउंड आप जानते हो कि गुलशन कुमार को भी मार दिया गया था। गुलशन कुमार इज द फाउंडर ऑफ द टी सीरीज, ठीक है। सो उस समय इनके एलिजेड है, आई एम नॉट कंफर्मिंग विथ एनीथिंग, बट ये एलिजेड है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में इसके बात हुआ है। He was a proud Hindu और वो काफ़ी हद तक मंदिर वगैरह जाते थे, and he also refused to pay the royalty और the हफ्ता वसूली to the दाऊद इब्राहिम and those gangsters। तो उन सारे रीजन की वजह से बेसिकली he was killed, और उस समय की जो गवर्नमेंट भी थी उसने कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया था। तो आप सोचो कि कितना स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस था इंडिया में इन क्रिमिनल नेटवर्क्स का, ठीक है। दे हैव अ वाइड स्प्रेड प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री, और ये वैरायटी ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है इंडिया में, such as drug, human trafficking, illicit trade in the wildlife products, ठीक है। This is attributable to the efficacy of the criminal networks in India, which enables them to generate a substantial illicit financial flow despite their smaller numbers। तो इनका जो efficacy है that is very high, ठीक है। और ये छोटे नंबर में है लेकिन इनका नेटवर्क ही इतना स्ट्रॉन्ग है, that उसकी वजह से जो फाइनेंशियल फ्लो है
ये काफ़ी हद तक हाई है। ठीक है, ड्रग इकोनॉमी इन इंडिया का बात करें, सो अभी हम लोग पिछले आर्टिकल में डिस्कस किए डैट इंडिया इज लोकेटेड वेरी नियर टू द गोल्डन ट्रायंगल वाला रीजन। ठीक है, एक और टर्म आता है गोल्डन क्रिसेंट। अभी हम इसे भी मैप में देख लेते हैं। गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। कंट्रीज आप देखो तो आई शो यू द मैप। इट इज द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। ये दृष्टि के वेबसाइट को मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल नॉट बी एबल टू मार्क, बट आप ऐसे ही देख लेना। ठीक है, सो ये आप कंट्रीज देखो, दिस इज द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान। ये आपसे चांद के आकार का बन रहा है बिकॉज ये जो कंट्री है, ये आप पूरे शेप को देखो तो अल्टीमेटली ये इट टेक्स द शेप ऑफ द हाफ मून। हाफ मून नहीं, उससे भी थोड़ा कम मून। और इससे इधर में गोल्डन ट्रायंगल की अभी हमने बात की, सो इट इज बर्मा, थाईलैंड एंड लाओस एंड सम पार्ट्स ऑफ वियतनाम। इंडिया का प्रॉक्सिमिटी देखो तो वो गोल्डन क्रेसेंट के बीच बीच में है, गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया इज वन ऑफ द, it can be one of the biggest victim of or the vulnerable to this activities और ये ड्रग्स वाला जो भी नेटवर्क है। ठीक है, सो इंडिया का जो लोकेशन है, India's location in associated with the activities that may involve the transportation and distribution of the controlled substances, उस हिसाब से देखो तो इंडिया अभी तक बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा ड्रग रिलेटेड इंसिडेंट्स इंडिया में नहीं हुए। इन सम पार्ट्स ऑफ पंजाब में थोड़े ड्रग्स के केसेस थोड़े हैं। ठीक है, कुछ हद तक कुछ और स्टेट्स में है। अभी जेएनके में भी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे ड्रग का मात्रा बहुत ज़्यादा सेवन हो रहा है, बट इंडिया बचा हुआ है। बट इसमें भी काफ़ी हद तक बड़ा रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने विद इन द ईयर्स बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बट अभी भी हमें और करने की ज़रूरत है बिकॉज ड्रग इकोनॉमी इन इंडिया इज़ वेरी लार्ज। देर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द इलिसिट ड्रग ट्रेड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स। फिक्की का रिपोर्ट ये बताता है कि टोटल 3172 ड्रग सीजर्स हुए हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 2014 टू 28। उससे पहले 2006 से 2013 के बीच में 1257 हुए हैं। डैट मीन्स अगर केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जो सीजर्स हो रहे हैं ड्रग के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, मतलब जो इंडियन पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अगर कहीं पर रेड कर रहे हैं और पूरे चीज़ों को सीज कर रहे हैं, डैट इज़ अ गुड थिंग। सो हमें ये ज़्यादा मात्रा में देखने पे घबराना नहीं है कि इस पीरियड में ज़्यादा हो गया। भाई अगर आपके पुलिस अगर रेड कर रही है, एजेंसी अगर रेड कर रही है, डैट इज़ अ गुड थिंग ना। ठीक है, टोटल अराउंड 5000 अरेस्ट हुए हैं फॉर द सेम पीरियड और 33.33 लाख केजी ऑफ ड्रग्स worth rupees 20,000 crores has been seized. So this is the data. I think it is a enriched data, and if you can remember, you can put this in answer writing and it will improve your writing skills and the answers. ठीक है, फिकी कैस्केड का बात करें, सो इट स्टैंड्स फॉर द कमिटी अगेंस्ट द स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री established the forum in the New Delhi in 2011. ठीक है, key finding of the Fiki cascade: government lost 508% of tax revenue in the alcohol industries, जो इलीगल शराब का धंधा होता है। गवर्नमेंट ने टोटल 201% का टैक्स रेवेन्यू इन दी एफएमसीजी पैट फूड इंडस्ट्री, इसमें लॉस किया। 113% का टैक्स रेवेन्यू टोबैको के इंडस्ट्रीज में लॉस किया। ठीक है, एंड स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग, ये इंडिया का जो गोल है बिकमिंग अ $40 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको भी हार्म करता है। सो दीज आर द की फाइंडिंग एंड इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ये अटेंड करेंगे काउंटर टेरर ग्रिड मीटिंग्स को। सो आईबी का आई थिंक आपने फॉर्म भरा होगा एसीआईओ का, उसमें भी ये सारे जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी का है, आप इस पोर्शन को रिवाइज करके जाना। ठीक है, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकअप्स फॉर द यूपीएससी, एंड ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर बैकअप, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट
बी प्रिपेयर फॉर द पोस्ट। और ऐसा एक भी सिनेरियो ना आने दीजिए कि आपके पास एक भी जॉब ना हो। जितने जल्दी से जल्दी हो करके, मे बी इफ यू वांट टू रिजेक्ट यू कैन रिजेक्ट, बट ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन इन द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन द पर्सनल लाइफ। ठीक है। सो आईबी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं ये अटेंड करेंगे मल्टी एजेंसी सेंटर को। मल्टी एजेंसी सेंटर ये काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, 2001 में आईबी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था इन दी दिल्ली। ठीक है। एंड इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। मीटिंग्स ऑफ एमईसी इज टिपिकली अटेंडेड बाय द स्टेट लेवल ऑफिसर्स हु शेयर इनपुट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरियाज, बट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स भी अटेंड करेंगे। years back, especially after the ethnic clashes in Manipur, गवर्नमेंट जो है इसने डिसाइड किया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एसपी रैंक ऑफिसर को भी इनवाइट करेंगे मीटिंग में। सीनियर ऑफिशियल हु यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग सो फार शेयर्ड ओनली द कोर इन्फॉर्मेशन, नॉट द निटी-ग्रिटी ऑफ द एरिया। सो इस रीजन की वजह से जो माइन्यूट डिटेल्स है वो जो स्टेट लेवल के ऑफिसर होते हैं वो नहीं दे पाते हैं। इसी की वजह से डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। So this is the part of the center strategy to improve the intelligence sharing mechanism and get the real time updates. ठीक है। सो इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भी इस मीटिंग में बुलाया जा रहा है। पहले ये स्टेट लेवल पे होता था, बट अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया जा रहा है ताकि इंडिया का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है ये इम्प्रूव हो पाए। अगर आप देखो तो अभी पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ 13 दिसंबर को, एज वेल एज जो मणिपुर में क्लैशेज हो रही हैं, या फिर अभी राजौरी में जो आर्मी के कॉन्वाई के ऊपर अटैक हुआ, इट इज़ अल्टीमेटली अगर आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ज़्यादा रोबस्ट है तो इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। तो गवर्नमेंट इसी डायरेक्शन में काम कर रही है ताकि इन सारे इंसिडेंट्स को कम किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स टेक द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट C295। ठीक है। टोटल 56 C295 एयरक्राफ्ट इसको एयरबस प्रोडक्शन साइट इन स्पेन वहां से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिसीव किया जा चुका है। एंड इट विल रिप्लेस द एजिंग एवरो 748 का फ्लीट। ठीक है। एवरो 748 ये बहुत पहले कमीशन हुआ था एंड इट इज अ फाइटर ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन, ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। एवरो 748 काफ़ी पुराना है। और ये जो C295 का जो एयरक्राफ्ट है जिसको अब अल्टीमेटली एयरबस जो एक कंपनी है जो इस तरह के फ्लीट्स वगैरह बनाती है उसके द्वारा बनाया गया है। टोटल 56 गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है और ये रिप्लेस करेंगे एवरो 748। ठीक है। दिस सितंबर 2021 में इंडिया हैज साइन द डील विद द यूरोपियन कॉर्पोरेशन नेम्ड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस टू प्रोक्योर C295। ठीक है। सितंबर 2021 ये रिसीव हुआ है जुलाई या अगस्त 2023 में। ठीक है। सो 2 साल के अंडर में इसको रिसीव किया गया है। इस एग्रीमेंट में के अंडर में एयरबस विल फर्स्ट डिलीवर 16 एयरक्राफ्ट इन द फ्लाईअवे कंडीशन फ्रॉम इट्स फाइनल असेंबली लाइन इन स्पेन विद इन द 4 years. Subsequent 40 aircraft will be manufactured by Tata Advanced System DASL in India as a part of the industrial partnership between two companies. The first made in India aircraft will be rolled out of the manufacturing facility in the September 2026 and the remaining 39 will be produced in the year 2021 August. ठीक है। so just a small correction, total 56, ठीक है, टोटल 56 ऐसे एयरक्राफ्ट एयरबस जो है वो इंडिया के इंडियन एयरफोर्स को देगी। उसमें से फर्स्ट जो प्रोक्योरमेंट है दैट इज 16 एयरक्राफ्ट का, वो अभी इंडिया को मिला है। सो माय अपॉलॉजीज, 56 एयरक्राफ्ट अभी नहीं मिला है, 16 मिला है, टोटल 56 मिल रहा है। ठीक है। सो 40 एयरक्राफ्ट को टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस ये मिलकर के बनाएगी एज इंटेलिजेंस शेयर इन पार्टनरशिप और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है। इसका फर्स्ट इंडिया मेड होगा वो सितंबर 2026 में लाएगा एंड द रेस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2021। द एक्विजिशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर 2 reasons। सबसे पहले तो ये एक एजिंग एवरो 748 को रिप्लेस करेगा, एज वेल एज इट विल प्रोवाइड अ फिलिप टू द इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रांसपोर्ट ड्यूटी कैरिंग द ट्रूप्स एंड द मटेरियल्स। ठीक है। सो ये इसमें
सेकेंड, इससे बात करें एक्विजिशन, ये मोशन दे रहा इंडिया के फर्स्ट एवर मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम को इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये कैसे देगा, लेट मी एक्सप्लेन। दिस इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इट इज द पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। ये जो बॉडी है ये टाटा ग्रुप की पार्ट है। इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इट विल पार्टनर विथ द एयरबस, और ये साथ मिलकर बनाएगी और ये मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम को किक स्टार्ट देगी। किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एजिन एवरो 748 एयरक्राफ्ट इसको तो रिप्लेस करेगा ही, हमारे डिफेंस नीड को भी करेगा। इसके साथ साथ मेड इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम में भी प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन इसको भी फैसिलिटेट करेगा। So these are the two major objectives and I think these two are very important. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस IPACC। ठीक है, ये मानेकशॉ सेंटर, सैम मानेकशॉ, इनके ऊपर ये सेंटर का नाम दिया गया है। मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया द 13th एडिशन। ठीक है, so it is a biennial event hosted by the Indian Army and the US Army Pacific. It is served as the unifying platform for the Army Chief of the 30 Indo-Pacific nation. Total 30 Indo-Pacific nation इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है और इसको co-host किया गया by the Indian Army and the US Army Pacific. The collective aim is to deliberate upon the critical aspect of the security cooperation, strategic collaboration, and pressing the regional concerns. The theme is important because they can be asked in the prelims. ठीक है, together for peace, sustaining peace and stability in the Indo-Pacific. So this is the theme of this conference, that is 13 Indo-Pacific Army Chief Conference. Total कितने countries हैं, 30 countries. ठीक है, while addressing the conference, India's Army Chief said territorial dispute and transnational threat of terrorism is among the many land-related challenges of the Indo-Pacific region. अदर challenges की बात करें तो जो artificial islands का development है, climate change का impact है, natural calamities है, these are the other challenges that is associated with the Indo-Pacific region. So इन सभी को टैकल करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए स्मॉल आर्टिकल आस्पा। So आस्पा को दोबारा से लागू कर दिया गया इन द पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर द 6 month। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एक्सटेंड किया है और इससे आस्पा से पावर क्या मिलती है कि जो एजेंसी है दे कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट एंड यूज फोर्स इफ नीडेड, एज वेल एज दे कैन फायर आफ्टर गिविंग वार्निंग एंड यूज द अदर काइंड ऑफ फोर्स इवन इफ इट कॉजेज डेथ। सो काउंटर इंसर्जेंसी की जो मिशंस हैं इसको टैकल करने के लिए इसका जरूरत है। ठीक है, 75 एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो, इसके बारे में ये एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो इंडिया ने 75th एनिवर्सरी, इट इज 75th एनिवर्सरी, इसको सेलिब्रेट ही किया इन दी ऑपरेशन पोलो, जो कि सितंबर 13 ऑफ 1948 इस दिन को कैरी आउट किया गया था। ठीक है, इंडियन आर्मी ने उस समय लॉन्च किया था पुलिस एक्शन इन दी प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, सो अब इससे बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं। तो हैदराबाद के जो निज़ाम था मीर उस्मान अली, ये अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था एंड ही डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, सो अगर आप इंडिया का मैप देखो, लेट मी ड्रॉ इट। सो दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका समवेयर इट इज लोकेटेड हैदराबाद। ठीक है, सो ये रीजन जो था ये बांग्लादेश बन चुका था, ये रीजन पाकिस्तान बन चुका था। ठीक है, बांग्लादेश में ये भी ईस्ट पाकिस्तान ही था। ठीक है, अब ये साउथ का जो रीजन है इसमें निजाम रूल कर रहा था। ठीक है, रूलर वॉज अ मुस्लिम, पॉपुलेशन वॉज 85% हिंदूज।
सो द रूलर वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान का पार्ट ज्योग्राफिकली नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से निजाम ने क्या चाहा, मीर उस्मान अली ने क्या चाहा कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद बनाए, एक ईस्ट पाकिस्तान बने दिस रीजन, एक वेस्ट पाकिस्तान बने और एक साउथ पाकिस्तान बने। दिस वाज द अल्टीमेट एम ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ सबसे पहले तो एक समझौता एग्रीमेंट साइन किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि 8 साल तक वो कुछ भी ऑपरेशंस को कैरी आउट नहीं करेगा, ना तो वो इंडिया के साथ मर्ज करेगा, ना ही पाकिस्तान के साथ मर्ज करेगा, ना ही वो इंडिपेंडेंट रहेगा। एक एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में जो भी कंडीशन अभी बना हुआ है उसी को रखने की बात की गई। अल्टीमेटली द मेजर एम वाज टू क्रिएट द स्टेट ऑफ साउथ पाकिस्तान, क्रिएट द कंट्री ऑफ साउथ पाकिस्तान, ठीक है। 8 साल बीता। इस 8 साल के पीरियड में जो रजाकार्स ऑफ द आर्मी है, रजाकार्स ऑफ द मीर उस्मान अली का निजाम की जो आर्मी है उसका नाम था रजाकार, ठीक है। उसने ब्रूटल क्रैकडाउन किया इन द हैदराबाद स्टेट। द majority population wanted to join India because the religious perspective was Hinduism, ठीक है। सो वो हिंदूज होने की वजह से इंडिया का पार्ट लेना चाह रहे थे, एज वेल एज जो मॉडरेट मुस्लिम्स थे वो भी इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे थे। बट जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स एज वेल एज जो निजाम के सपोर्टर्स थे, दे वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, एंड इफ दे डू नॉट ज्वाइन पाकिस्तान दे वांटेड टू क्रिएट द कंट्री ऑफ साउथ पाकिस्तान, ठीक है। उसमें ब्रूटल क्रैकडाउन किया, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स हिंदूज वेयर मर्डर्ड, ठीक है। उस 8 साल के पीरियड में जो भी बोलना चाह रहा था कि हमें इंडिया के साथ सेसीड करना है, हमें इंडिया के साथ मिलना है, उनके ऊपर फोर्स का यूज किया गया। वुमेन वेयर्स रेप्ड, गैंग रेप हुआ, उनका मर्डर्स हुए, काफी ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ। अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंची, सो दिस इंसिडेंट केम इन लाइट, और उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, उन्होंने पुलिस एक्शन का ऑर्डर किया, ठीक है। 3 दिन के अंदर में, ठीक है, 3 दिन के अंदर में अल्टीमेटली निजाम ऑफ हैदराबाद पुलिस क्रैकडाउन के बाद वो मान गया, उसने अपनी हार स्वीकार की, एंड उसके बाद इंडिया हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस वाज द बैकग्राउंड, ठीक है। मीर उस्मान अली कीपिंग द स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी, डिड नॉट ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का भी हमने बात की, ये नवंबर 1947 में था। स्टेटस को बनाना था कि जो भी कंडीशन है उसको 8 साल तक यही मेंटेन किया जाए, ठीक है। इस 8 साल के पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी ओवर हैदराबाद। नीड फॉर द ऑपरेशन, हैदराबाद की बात करें सो इट इज लोकेटेड इन द डेक्कन रीजन, एंड हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड द रिचेस्ट स्टेट। 17 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद नहीं, ये संभाजीनगर अब इसका नाम हो गया, गुलबर्गा कर्नाटका। आज से जो तेलंगाना में जो हैदराबाद है, वो हैदराबाद उस समय का हैदराबाद नहीं था। हैदराबाद उस समय का बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसमें कर्नाटक के कुछ रीजन्स आते थे, महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला रीजन्स आता था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन थे, एज वेल एज आंध्र प्रदेश तो था ही, तेलंगाना था। सो इन सभी को मिलाकर के ये एक हैदराबाद बनता था, ठीक है। इंटेंशन टू हैव फ्रेटर्नल रिलेशन विद हैदराबाद, लैंडलॉर्ड स्टेट, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज 85%, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट रूल बाय द मुस्लिम रूलर्स, नो कॉमन बॉर्डर था, बट निजाम का इंटेंशन था कि वो रिलेशन एस्टैब्लिश करे पाकिस्तान के साथ, अल्टीमेटली टू क्रिएट द साउथ पाकिस्तान। एक्सेस ऑफ रजाकार्स, इस पीरियड में निजाम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एडवांटेज लिया इस 8 साल के पीरियड का, ठीक है। इट स्टार्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इरेगुलर फोर्सेस कॉल्ड रजाकार्स विच वाज लेड बाय मेजर जनरल सा एल इद्रोस, ठीक है। ये अरब कमांडर था टू द चीफ ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद। रजाकार्स वर द पारामिलिट्री फोर्स उस समय का हैदराबाद स्टेट का, एंड इट वाज क्रिएटेड टू सपोर्ट द निजाम रूल।
Razakas were primarily consisted of the local Muslim volunteers who were loyal to the Nizam regime. ठीक है, और अभी जो मैंने आपको बताया द रजाकास परसिक्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज, फोर्स देम टू बिकम मुस्लिम, दे ऑल्सो रेप्ड वुमेन. सो दिस वाज द कंडीशन जिसकी वजह से ऑपरेशन पोलो को लॉन्च करना किया गया. कुछ एस्टिमेट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो बहुत कम दर्शाते हैं, बट कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस कहते हैं कि इट वाज इन लैक्स, जिसमें हिंदूज का मर्डर किया गया, उनको फोर्सफुली बना करके कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया, एंड द हिंदू वुमेन वेर रेप्ड. ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रूटल तरीके था उस समय पर, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए. डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में आई थिंक हुआ था कोलकाता में, ठीक है, उसमें बुचर शॉप्स में महिलाओं के जो शव हैं इसको काट कर टांग दिया गया था. मतलब बहुत ही बुरे तरीके से. नोआ खोले इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, और भी इस तरीके से बहुत हुए थे जिसमें हिंदूज का परसिक्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था. ठीक है, ऑपरेशन पोलो ऑन ग्राउंड. इंडियन एयरफोर्स लेड बाय मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग 1 आर्मर्ड डिवीजन. निजाम ऑफ हैदराबाद अनाउंस द सीज फायर ऑन सितंबर 17. सितंबर 18 में मेजर जनरल चौधरी वो हैदराबाद सिटी में एंटर करते हैं. मेजर जनरल एल इद्रोस वो अल्टीमेटली इंडियन आर्मी सामने फिर उसके सामने घुटने टेक देता है, एंड उसके बाद मेजर जनरल चौधरी वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड करते हैं, वो जीत जाते हैं, एंड लेटर ही वाज अपॉइंटेड द मिलिट्री गवर्नर ऑफ हैदराबाद. ठीक है, सो इसको नेशनल लिबरेशन डे भी कहा जाता है. थिंक यही कहा जाता है. लेट मी चेक वंस अगेन. नेशनल लिबरेशन डे, नहीं ये नहीं कहा जाता है. हैदराबाद लिबरेशन डे कहा जाता है. सितंबर 17. ठीक है, सितंबर 17 को हैदराबाद लिबरेशन डे भी कहा जाता है. 17 सितंबर हैदराबाद लिबरेशन. ठीक है, इसे याद रखना. नेक्स्ट दो आर्टिकल है, इससे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. एच ब्राइट स्टार 23. INS Sumedha arrived at Port Alexandria, Egypt to participate in the exercise Bright Star 23. ठीक है, this was the maiden participation of the Indian Navy H Bright Star. ठीक है, this military exercise brought together the naval forces from 34 nations, making it the joint largest military exercise conducted ever in the Middle East and the North African region. टोटल 34 नेशंस जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, INS सुमेधा इंडिया की तरफ से गई थी, और ये पहला पार्टिसिपेशन है इंडियन नेवी का इन दी एच ब्राइट स्टार. ठीक है, टोटल 34 नेशन थे और ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज था. ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंसेप्चुअलाइज किया गया था इन दी एज द ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन US एंड इजिप्ट एट ड्यूरिंग द कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1977. ठीक है, कहीं पर आपको प्रीलिम्स में भी इसको पूछ सकता है. ठीक है, कि व्हाट वाज कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1977. बिकॉज इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, INS सुमेधा, इसकी वजह से क्वेश्चन आ जा सकता है. फर्स्ट एडिशन वाज कंडक्टेड इन इजिप्ट इन द ईयर 1980, एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मोर नेशन इन 1995. ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, INS सुमेधा नाम और 34 नेशंस इसने पार्टिसिपेट किया. दैट्स इट. ठीक है, लास्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड. सो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है अपना एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड. द एक्सरसाइज वाज डिजाइंड टू टेस्ट द ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड. Western Air Command is the largest and the most important air command of the Indian Air Force, and they are responsible for the air defense of North India. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना. वेस्टर्न एयर कमांड ये कहाँ का एरिया को देखता है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरियल डिफेंस ऑफ द नॉर्थ इंडिया. सो दिस इज इट. ये आपका इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी खत्म होता है, समिट्स ऑर्गेनाइजेशन फिर शुरू होता है, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. सो आई थिंक दो से तीन टॉपिक इस मंथ में बाकी है. दिल बी सून कवर्ड, और फिर हम सब्सिक्वेंटली फिर नवंबर में जाएंगे, एंड इन द जनवरी मंथ विल स्टार्ट द दिसंबर.
और फिर दिसंबर जनवरी में ही आई ट्राई टू कंप्लीट, और जितने भी पेंडिंग है आई ट्राई टू कंप्लीट इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इन दिस वीडियो, और स्टे एनर्जेटिक, स्टे फिट, स्टडी हार्ड। और आपको कोई भी डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। आई विश सक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।